Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss the topic classification and evolution from class 9th NCERT Science chapter Diversity in Living Organisms. Before proceeding, I would suggest you to subscribe to our channel to stay connected with us. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। इससे पहले हमने जो है बहुत कुछ इस चैप्टर में कवर कर लिया है। पहले की जो वीडियोज़ है उनको आप लोग देख लेना, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ इवोल्यूशन। ये मैंने एक डिफरेंट वीडियो ही सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है। वैसे तो टॉपिक आपका छोटा है बट स्टिल इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि ये जो टॉपिक है बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए इसीलिए मैंने इस पर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट ज़रूर करें कि क्या और मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको और अच्छे से समझनी है, या कोई अगर डाउट है आपका तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑल लिविंग थिंग्स आर identified and categorized on the basis of their body design in form and function। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन, कि उसका बॉडी डिज़ाइन जो फर्स्ट थिंग आती है कि बॉडी डिज़ाइन कैसा है, 4 लिम्स है, क्या है, ये सब फर्स्ट थिंग आती है। सेकेंड चीज़ है उसका क्या फंक्शन है, वो किस तरह से फंक्शन करती है, उसकी बॉडी क्या है, हर चीज़ को देखते हुए तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, है ना। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर्स। अब बताया गया है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस को लाते हैं इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर्स। मतलब दो में जब हम डिफरेंस करते हैं ना बेसिकली, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जो है स्मॉल होते हैं, नेग्लिजिबल डिफरेंस शो करते हैं। देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। इस चीज़ में बेसिकली क्या होता है कि किसी दो ऑर्गेनिज्म में क्या नेग्लिजिबल डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, या ऐसे डिफरेंस है जो निगोशिएट हो सकते हैं, या बहुत वाइड रेंजिंग डिफरेंस है, बहुत बड़े डिफरेंस है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस पर, रोल ऑफ टाइम पर। टाइम इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्चुअली। अभी आप ना एक चैप्टर पढ़ोगे, क्लास 10th में भी है वो चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे किस तरह से जो है ना टाइम के साथ जो है ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाते हैं। ये भी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। So, once a certain body design comes into existence, it will shape the effects of all other subsequent design changes simply because it already exists। आपको क्या बताया गया कि अगर कोई बॉडी डिज़ाइन एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाता है, किसी भी तरह का बॉडी डिज़ाइन है आपका, वो अगर एक बार एग्जिस्ट हो जाए, एक बार आ जाए, तो इट विल शेप द इफेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस। तो वो और ज़्यादा जो चेंजेस आने वाले हैं उनको भी शेप करता है, उनके इफेक्ट को भी शेप कर देता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन को भी ऐसे मानते हैं कि हमारे भी एंसेस्टर्स जो है वो मंकीज़ रहे हैं, है ना। भले ही इस चीज़ में कितनी जो है ट्रुथ है या नहीं है, ये चीज़ तो बात की बात है, लेकिन ऐसा माना गया है क्योंकि हमारे जो बॉडी डिज़ाइंस हैं और उनके जो बॉडी डिज़ाइन उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो इसी तरह से इसको इवोल्यूशन कहते हैं। देखो इवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि आप जो है किस तरह से टाइम के साथ में इवॉल्व हुए हो, या आप किससे बने हो, आपकी 100 साल पहले आपकी बॉडी डिज़ाइन वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, आप किन से इवॉल्व हुए हो, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। और ये बहुत ही स्लो चेंज है, लेकिन बाद में ये बहुत शोकास हो जाता है। बाद में जब आप देखोगे तो आपको इजीली जो है दिखाई देगा कितना डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। इन दिस एज वेल, सो वंस सर्टेन, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट came into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अर्लियर आए और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर आए उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स थे दे वर सिंपल, है ना। हम जानते हैं कि पहले क्या थे, चीज़ें सिंपल थी, फिर वो जब और इवॉल्व होती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले आ गए वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं। बाद में एक्चुअली इवोल्यूशन होता इसीलिए है क्योंकि इन्वायरमेंट जो है हमारा वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फेवर नहीं करता। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इन्वायरमेंट जो है वो फेवर नहीं करता किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज होता है, हमारी जो बॉडी है वो भी उस तरह से अपने आप को चेंज करने लग जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है सडन नहीं है, बहुत स्लो होता है ये चीज़। बहुत टाइम के बाद जो है हमारे अंदर वो चीज़ें
डेवलप हो जाती हैं, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। यू थिंक कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर में बहुत ही सिंपल जो है आप चेंज को देख सकते हो, और उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस लाने में। तो ये आपको बताया गया है कि जो पहले के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बेसिक होते हैं, बाद में जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी जो है अडेप्ट करती है, उस अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी के फीचर्स चेंज हो जाते हैं, तो वो अलग होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले बेसिक होते हैं जो पहले थे, उनसे जो इवॉल्व होके चेंज हुए वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। This means that the classification of life forms will be closely related to their evolution. तो जब हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे तो हमें इस पर ध्यान देना ही होता है, और हमें जानते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है लाइफ फॉर्म्स की वो उनकी इवोल्यूशन पर भी डिपेंड करती है। What is evolution? Evolution आखिर क्या है? Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organism processing them to survive better. देखो, जितने भी लाइफ फॉर्म्स आज हम लोग देखते हैं ये सब एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस से हुए। एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस मीन्स इवोल्यूशन, चेंजेस का एक्यूमुलेशन हुआ इनमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है होती रही, इवॉल्व होती। जैसे आपने बैक्टीरिया के बारे में भी स्टडी किया होगा कि बैक्टीरिया जो है कैसे हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट बन गए, जब टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता है तो बैक्टीरिया भी हीट रेजिस्टेंट बन गए हैं। मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने स्टडी किया होगा, नहीं तो आपको ये नेक्स्ट ईयर जो है डिटेलिंग में आएगा। जब आप हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें एक बैक्टीरिया के बारे में भी आपको बताया जाएगा किस तरह से बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट बन गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उनकी बॉडी में चेंज हुआ है ना, ये इवोल्यूशन है। और बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी ने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको अपने आप को जो है अडेप्ट कर लिया है, इसीलिए बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं हर तरह की सिचुएशंस को, हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो बेसिकली। एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन दैट अलाउ द, और इससे क्या होता है बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आते हैं, ये चीज़ ऑर्गेनिज्म को इस चीज़ के लिए अलाउ कर देती है कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। Charles Darwin first described this idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. आपको इस बुक का नाम याद रखना है और साथ में चार्ल्स डार्विन का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ पोस्टुलेट्स आएंगे आपके पास, उसको आप स्टडी करोगे। When we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ancient body design. जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन है, तभी तो हम देखते हैं कि इनसे ये इवॉल्व हुए। तो जिनसे वो इवॉल्व हुए हैं उनके पास तो ऑफकोर्स सी बात है कि एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन होंगे दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच। अब कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी डिज़ाइन ज़्यादा चेंज नहीं होते। वी विल ऑल्सो फाइंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्वायर्ड देयर पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइंस रिलेटिवली रिसेंटली, जिन्होंने जो है कुछ ही समय पहले जो है नए बॉडी डिज़ाइन को एक्वायर किया है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम जो है अभी स्टडी करेंगे। Those in the first group are frequently referred to as primitive और lower organism। जो वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ज़्यादा भी चेंज नहीं हुए हैं वो जाते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रिमिटिव और लोअर। अभी आप जब ये मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ोगे ना तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। लोअर ऑर्गेनिजम्स वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो बहुत पहले टाइम से जो है अर्थ पे हैं और उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस, भले ही उनसे कोई इवॉल्व हो गया है, कुछ और चीज़ें इवॉल्व हुई हैं बट उनमें चेंजेस उतने नहीं आए हैं, तो उनको हम प्रिमिटिव और लोअर कहते हैं। ठीक है, while those in the second group are called advanced और higher। और वो जो इवॉल्व हो गए हैं या जिनकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, उनको हम कहते हैं एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स। In reality, these terms are not quite correct since they do not properly relate to the differences। Basically इन terms को हम correct इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये जो terms होते हैं they do not relate to the differences। ये basically हमें difference के बारे में नहीं बता पाते ठीक तरीके से। All that we can say, हम बस इतना कह सकते हैं is that some are older organisms, कि कुछ organisms older हैं while some are younger organisms। जो बाद में evolve हुए they are younger ones और जो पहले से हैं exist कर रहे हैं they are older ones। Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, ये possibility बताई गई है आपको कि body design में ज़्यादा complexity आएगी जैसे जैसे कि इवोल्यूशनरी टाइम बढ़ता चलेगा। इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर सिंपलर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ओल्डर वंस हैं दे आर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स वाइल यंगर वंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ में जो है बॉडी डिज़ाइंस में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बॉडी डिज़ाइंस कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द ओल्डर वंस वर सिंपलर एंड द यंगर वंस आर कॉम्प्लेक्स।
अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मोर टू नो, ठीक है। इसको भी, इसमें भी हम कुछ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मुझे बतानी है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। किसी भी एक जगह में कितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, दैट इज़ योर बायोडाइवर्सिटी। एक जगह पर कितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को आप देख सकते हो, कितने फ्लोरा फौना को आप देख सकते हो, दैट इज़ योर बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो मैं बता रही हूँ एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी वैरायटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी है, दैट इज़ योर बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द इन्वायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू। जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स हैं वो इन्वायरमेंट को भी शेयर करते हैं और एक दूसरे से अफेक्टेड भी होते हैं, है ना। होते हैं ना, जब 4-5 ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज बन जाता है। इसके कारण, इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि एक स्पीशीज़ की पूरी कम्युनिटी बन जाती है, चाहे उसमें कोई जो है आपका प्रीडेटर हो, कोई प्रे एनिमल हो, तो वो सब डिफरेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो कम्युनिटी बना लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज। अब आपको यही बताया गया कि इन कम्युनिटीज़ के बैलेंस को ह्यूमंस ने अपना रोल प्ले करके क्या किया है, चेंज कर दिया है रिसेंट टाइम में। जो भी वर्क हम करते हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट उन पर जो है पड़ रहा है। Of course, the diversity in such communities is affected by particular characteristic. अभी बताया गया आपको कि जो इन कम्युनिटीज़ में डाइवर्सिटी है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, ये किससे अफेक्ट होती हैं? जो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें वो रहते हैं, वाटर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों पर उनकी जो डाइवर्सिटी है उस कम्युनिटी की वो डिपेंड करती है। रफ एस्टिमेट स्टेट्स that there are about 10 million species on the planet। अब आपको एक एस्टिमेट बताया गया कि 10 मिलियन स्पीशीज़ जो है हमारे प्लानट में है। Although we actually know only 1 or 2 millions of them। अब इन 10 मिलियन में हम सिर्फ 1 और 2 मिलियंस को ही जानते हैं। The warm and humid tropical regions of the earth between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are rich in diversity of plant and animal life। आपको बताया गया है ये जो वार्म और ह्यूमिड रीजन्स है अर्थ के, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है ये रिच है, प्लांट डाइवर्सिटी बहुत है इसमें, और साथ ही साथ में जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो भी मीन्स ही डाइवर्स रीजन है। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। आपको याद रखना है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट मोर देन हाफ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज। अब आपको बताया गया कि जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारे प्लैनेट पर वो फ्यू कंट्रीज में ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आपको इन कंट्रीज का नाम बताया गया है, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ायरे, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इन रीजन्स में जो है ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स। तो आपको याद रखना है कि मेगा डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। उसके साथ ही साथ 10 मिलियन स्पीशीज़। ये आपका मोर टू नो आपको वैसे नॉलेज के लिए दिया रहता है, क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कम है, थोड़ा बहुत आपको पता इस पर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने एक बार वीडियो को भी देख लिया है तो इट्स इनफ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हर एक चीज़ में देखेंगे कैसे जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनानी है, ठीक है। आपको मैं टेक्सोनॉमी से भी जो है इसी वाली वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, ये भी बताऊंगी मैं आपको। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग जो हमारे मोनेरा प्रोटिस्टा है इनके बारे में, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह की। ये एनाबिना नॉस्टॉक, ये आप अभी पढ़ लो एनाबिना को अच्छे से पढ़ना अगली वाली वीडियो में, बिकॉज ये फिर आपके 11th में भी है, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ फोटोज़ भी दिखाऊंगी, ठीक है। आपको इसमें कितना कवर करना है, अच्छा हर एक ग्रुप को डिटेलिंग में आपको दिया हुआ है, तो होगा तो मैं आपको कुछ टेबल्स भी बताऊंगी साथ साथ में, क्योंकि डिटेल में अगर आपको दे रखा है तो फिर आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हमने क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन को कवर कर लिया है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हमारी आती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।